डीपीपी, कोई डीपीपी डाउट है? एनी डाउट है डीपीपी? बोलिए बोलिए भाई, मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। हाँ भाई, डीपीपी में कोई डाउट है? अरे भाई है या नहीं है, कुछ बोलोगे? आगे बढ़ूं, क्या करूं भाई, आप लोग बोलते ही नहीं हो। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Then why are you not replying, people? I'm asking something, right? Nobody has that manner. जो एटलीस्ट रिप्लाई करते भैया, है डाउट नहीं है, कोई डीपी आई है, कोई नहीं आई है, कोई सॉल्व की है, कुछ तो बोलोगे। सर मैंने Have you got सॉल्व ही any नहीं DPP, की। new DPP? बहुत अच्छे, सॉल्व नहीं किया है। सर मैंने भी नहीं की है। वेरी गुड। नाउ नो, आपकी जो डीपीपी आपको मिली है उसका डिस्कशन नहीं होगा आगे। अगर आज तक नहीं किया आपने तो कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब मोशन प्लेन की डीपीपी का कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। चलिए, कहाँ पहुंच गए थे बताइए। क्या थ्री होता लास्ट बॉडी क्लास डायग्राम में? चल थ्री बॉडी डायग्राम चल रहा था। क्या कहता है उसमें डायग्राम में, जल्दी बताओ, लास्ट में एग्जैक्टली क्या चीज कराई थी? सर कुछ क्वेश्चन कराए थे आपने। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन बताओ क्या कराया था। इंक्लाइन प्लेन वाला। इंक्लाइन प्लेन का, वेरी गुड। आई थिंक इट्स नॉट कमिंग वेरी क्लियर। ओके, नाउ इट्स कमिंग गुड। चलिए, आज हम बात करेंगे एक और एग्जांपल। ठीक है, सपोज दैट ये एक रॉड है। ठीक है, व्हाट इज इट? दिस इज अ रॉड। इसका टोटल मास है m और इसकी टोटल लेंथ है l। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, इसको यहाँ से एक फोर्स लगाया जा रहा है। मुझे बताना है कि सर यहाँ से एक डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पे इसकी टेंशन बताना है रॉड में कितनी होगी। करेक्ट, क्या बताना है आपको? इस पॉइंट पे टेंशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन फिर से समझ लिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि सर एक रॉड है, एक रॉड में बेसिकली आप बोलते हो कि सर उसकी मास m है, एक यूनिफॉर्म रॉड है और लेंथ l है। अगर आपने किसी एंड पे इस पे फोर्स लगाया है, क्या लगाया है? किसी एंड पे एक फोर्स लगाया है, तो आपको बताना है उस एंड से x डिस्टेंस पर कितना टेंशन होगा। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपने बोला सर इफ देयर इज अ फोर्स, डेफिनेटली इस रॉड का एक्सीलरेशन होगा a, है ना? क्योंकि आप बोलो इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे इस पे सर एक्सीलरेशन भी लगेगा ही लगेगा। तो आप क्या करते हो, जहां पे भी wherever you have to find the tension, just break that rod or rope, whatever it is, into two parts. आपने बोला कि सर हमने इस रॉड को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, ये आगे वाला पार्ट हो गया, ये पीछे वाला पार्ट हो गया। ये x लेंथ हो गई इसकी, और ये बची हुई लेंथ कितनी हो गई? l माइनस एक्स। कितनी हो गई? l माइनस एक्स। आपने बोला टोटल, टोटल रॉड का मास कितना था? m। तो आप बोलोगे सर लैम्डा डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोलते हैं मास, लीनियर मास डेंसिटी। एक यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? आप बोलोगे m/l। आप बोलते हो मान लो 10 मीटर में
10 kg मास है, तो 1 मीटर में मास कितना होगा? आप बोलोगे 10/10 दैट इज 1 kg। तो आप बोलोगे सर एल लेंथ में मास m है, एल लेंथ में मास कितना है? m है। अगर एल लेंथ में मास m है तो बताइए सर 1 यूनिट लेंथ में कितना होगा? तो आप बोलोगे मास पर यूनिट लेंथ। 1 यूनिट में आ गया मास पर यूनिट लेंथ मतलब m/l। 1 यूनिट में मास अगर आपको पता है तो 2 यूनिट में निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 का आ जाएगा। आप 10 मीटर से मल्टीप्लाई करो तो 10 मीटर का आ जाएगा। आपको x मीटर का निकालना है, कितने का निकालना है? x। तो इसका जो मास आएगा वो कितना आएगा? m/l इंटू x। कोई भी पॉइंट पे नहीं समझ में आया वही पूछ लेना भाई। आप बोल तो इसका मास कितना हो जाएगा? m/l। इसका कितना हो जाएगा? इस वाले पोर्शन का मास हो जाएगा, इसको m1 नाम दे दो, इसको m2 नाम दे दो, m/l इंटू l माइनस x। हाँ भाई, एफबीडी बना लो भाई। क्या निकाल लो? एफबीडी। सबसे पहले तो आप पूरी रॉड की बात कर लो। अगर हम पूरी रॉड की बात करें, कंप्लीट रॉड पे एक फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा होगा m इंटू जी, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं? एनीवन? व्हाट आर द नंबर ऑफ फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? 1 1। तो आप क्या बोलोगे? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इसी डायरेक्शन को मैंने एक्स माना है तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है तो आप बोलोगे टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन, और ए की वैल्यू आ गई है h/m। इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा सर अगर मुझे टेंशन निकालनी है तो सीधी सी बात है, देखो आगे वाले पोर्शन को पीछे की तरफ ये रोक, जो पीछे वाला पोर्शन है वो उसको खींच रहा होगा टेंशन टी से, ऐसे पीछे वाले पोर्शन को आगे की तरफ कोई खींच रहा होगा उसको बोलोगे टेंशन टी से। आपने बोला ये रॉड के दो पार्ट कर दिए, आगे वाला पीछे वाले को खींचेगा आगे की तरफ, और पीछे वाला आगे वाले पार्ट को खींचेगा पीछे की तरफ। तो ये आगे वाला पार्ट है, इसको पीछे वाला पार्ट इधर की तरफ खींचेगा इधर की तरफ। आप बोलो जिस फोर्स से खींचेगा उसी को टेंशन बोलते हैं। सिमिलरली पीछे वाले पोर्शन को आगे की तरफ खींचा जाएगा बाय द सेम टेंशन। ठीक है, तो आप बोलोगे यही टेंशन तो आपको फाइंड आउट करनी है। इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ है। अब चाहे इसका पोर्शन का ले लो चाहे इस पोर्शन को ले लो, आप सॉल्व करोगे आपको टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। मैं पीछे वाले पोर्शन को लेके सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे पीछे वाले पोर्शन का अगर आप एफबीडी बनाओगे, फोर्स लग रहा है टी, ऊपर की तरफ लग रहा होगा m2 मान लिया उसको, और नीचे की तरफ लग रहा होगा m2g। एक्सेलरेशन तो इसका भी यही होगा। आप बोलोगे इसमें भी क्या करोगे? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, और इसका मास कितना होगा? ये m/l। आप बोलोगे सर इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रखोगे? ये f/m। m से m कैंसिल, टेंशन की वैल्यू आ गई, देखिए कितनी आ गई? f इंटू l माइनस एक्स अपॉन l। दिस इज योर टेंशन। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर ये क्वेश्चन। ठीक है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर। तो आप देखो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ मैं आप फिर से बोल रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड की बात करें, टोटल मास m दे रखा है, टोटल लेंथ l दे रखा है। इस रॉड को एक डायरेक्शन से फोर्स F से खींचा किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पुल किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि सर इस रॉड पे जिस एंड से पुल कर रहे हैं उस एंड से x डिस्टेंस पर टेंशन कितना आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका वही है कि सर इस रॉड को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। क्या करो? इस रॉड को दो पार्ट में डिवाइड कर लो और एफबीडी वगैरह बना लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। स्टेप देख लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। धन्यवाद। सर हाँ जी बेटा बोलिए।
तो अगर एल माइनस एक्स का हम लोग निकालेंगे, इसके सिस्टम लेके हम लोग सोर्सेज निकालेंगे तो स्टूडेंट आएगा ना। आपकी आवाज बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, फिर से बोलो। तो अगर हम लोग एल माइनस एक्स वाले रैप के सिस्टम लेके सॉल्व करेंगे टेंशन निकालने के लिए तो डिफरेंट Can't आएगा hear ना। you बेटा। Are you using any headphones or earpiece? तो हेडफोन There is a lot of disturbance in your voice. Your voice level is तो coming good, but where the disturbance is coming. तो आवाज आ रही है। एक सेकंड, मेरे को भी एक बार रीजन करने दो, शायद मेरे एंड पे कोई इशू हो। आई थिंक दूसरे लोगों को भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ तो अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है, आप बोलिए। तो मैं बोल रही थी अगर हम लोग एल माइनस एक्स वाले रॉड को सिस्टम लेके करें तो फिर टेंशन की वैल्यू अलग आएगी ना। एल माइनस एक्स को क्या करें? तो सिस्टम जैसे उन्होंने नहीं 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 एल माइनस एक्स वाले नहीं, ये एक्स वाले रॉड को अगर हम लोग सिस्टम लेके करें तो टेंशन की वैल्यू डिफरेंट आएगी ना। सेम आएगी बेटा, सेम। तो इसमें तो फोर्स भी लग रहा है ना, तो अगर हम लोग सिग्मा एफ निकालेंगे तो दोनों का करके देखो बेटा। equal- नहीं, फोर्स लग रहा है तो बहुत सी सारी चीजें अलग हैं, करके देखो, ये दोनों तो टेंशन वो सेम आएगी। ये एक दूसरे पे तो मैंने इक्वल एंड लास्ट ऑपोजिट वाला फोर्स लगाएंगे, टेंशन अलग कैसे आ सकती है? कॉमन सेंस लगाइए। ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाएंगे ना, ये इसको टेंशन से खींचेगा, ये इसको टेंशन से खींचेगा, टेंशन तो अलग वो कैसे आ तो है, सकती है? लेकिन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एफ में हम लोग एफ माइनस टी नहीं करेंगे। बेटा बेटा सॉल्व करके देखो, करेंगे वाली तो बात वो मत करो। लास्ट वाला, तो वो जो लास्ट क्लास में भी आपने थोड़ा सा मतलब इसी टाइप का दूसरे पे अप्लाई किया था तो मैंने वहाँ सॉल्व किया था, तो सिमिलरली वैसे ही वो अलग फिर आ रहा था ना। अलग आ रही थी? नहीं, अभी करके देखो अलग आ रही क्या। तो ठीक है सॉल्व करते हैं। आएगी मत बोलो। आप एक चीज को देख रहे हो, तो आप बोल सॉल्व रहे हो करने कि सर लगा। इसमें फोर्स भी लग रहा है, इसमें फोर्स भी लग रहा है, तो इसका भाई साहब मास भी तो अलग है, इसकी डिस्टेंस भी तो अलग है, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। और अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है तो आप मुझे सोल्यूशन बना के भेज दिया करो, मैंने आपको बोला ही हुआ है। अभी क्रॉस चेक कहाँ गलती कर रहे हो। ओके। टेंशन विल कम सेम। लॉजिकली देखिए, टेंशन अगर अलग आ गया तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाएगा बेटा, थर्ड लॉ फेल हो जाएगा ना, एक्शन टू द रिएक्शन। ओके सर, चल लेट मी सॉल्व। ठीक है, तुरंत की तुरंत करके देख लो ना, कितना टाइम लगेगा। लगा के देखो इक्वेशन ऑफ मोशन। काजोल आया? एनीवन जिसने ट्राई किया हो? इतना टाइम लगाओगे क्या काजोल? हैव यू गॉट द आंसर? अरे रिप्लाई तो मारो, नहीं आ रहा है तो मना करो। She has leave the meeting. Join कर लिया उसने again. कर लिया? Again she has left the meeting. सेम आया? क्या बोल रहे हो? उसने भी लेफ्ट किया है. नहीं, आपकी बात करो, आपने कर लिया? चलिए, तो सेम ही आ रहा है। क्या सेम आ रहा है? यस सर। ये मत सोचा करो कि सर क्या चीजें अलग हैं क्या चीजें अलग हैं, ये कभी भी सर जब वो एफ और टी दोनों दिख रहा था ना तो इससे लगा।
मैं तो वही बोल रहा हूँ, आपने एफ और टी देख लिया, क्या दोनों का मास सेम दिख रहा था? नो सर। फिर कैसे बातें कर रहे हो आप? एक चीज देख रहे हो, दूसरी चीजें तो देखो यार। आप चलिए, वो वाला दिख रहा था, आपको नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन आपको एक्शन टू द रिएक्शन तो याद रहेगा। चलिए यस सर। हाँ, मैंने कहा आगे बातें करते हैं। अब हम बात करेंगे पुली की। पुली क्या होता है ना? पुली जानते हो? पुली देखा होगा आप लोगों ने, कभी घर पे देखा हो, कभी गांव में किसी विलेज में गए हो, विलेज में देखा हो, जो कुएं होते हैं ना, कुएं से पानी निकालने के लिए टाइप के स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, इसको पुली बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बोलते हो एक स्ट्रक्चर होता है पुली, इस टाइप से घूमती है यूं करके, और इसके ऊपर एक रोप बनी हुई होती है। आप बोलते हो ये रोप, रोप कैसी है जब मासलेस है? यहाँ पे रोप कैसी है? मासलेस है। और ये पुली कैसी है? सर पुली भी हम बोलते हैं फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। ठीक है, तो आप क्या करोगे सर, जरा देखो, इसमें अगर मेरा m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 कैसा है? m2 से बड़ा है। अगर m1 की वैल्यू m2 से बड़ी है, ठीक है, तो आप बताओ ये बॉडी किधर की तरफ मूव करेगी? ऑब्वियसली m1 ये नीचे की तरफ जाएगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी। जितनी जितनी रोप ये नीचे की तरफ जाएगी, उतनी ही रोप ये ऊपर की तरफ जाएगी। आप बोलते हो इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड होगा, उतनी ही एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत? नो सर। आप बोलते हो कि सर क्योंकि ये पुली मासलेस है और इस पुली के बीच में भी कोई मास नहीं है, इसका मतलब इसको रोप ऊपर की तरफ खींच रही होगी सर, इसको भी ऊपर की तरफ खींच रही होगी, और पूरी रोप में टेंशन कैसा होगा? सेम होगा। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप बोलोगे सर पहले m1 का एफबीडी बना दो, जरा बता दो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे m1 में, बताइए जल्दी। m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? जल्दी बोलिए, m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? सर M1G। सर सर एक्सेलरेशन। एक टेंशन और हो गया हाँ वही और टेंशन। और एम ए, मतलब नीचे की ओर एम कितने ए फोर्स लगेगा। लगेंगे? बेटा एमए फोर्स नहीं होता है, एमए नेट इफेक्ट होता है, नेट रिजल्टेंट होता है। टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। समझ आ रहे हो? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज कम्स एज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। एमए करके कोई फोर्स नहीं होता बेटा, सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आता है उसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आती है। समझ में आ रहा है? एमए करके कोई भी फोर्स नहीं होता, बार बार बोल रहा हूं मैं। चलिए, आपने बोला सर इसमें m1 जी नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। हमने इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई जो भी मानना है मान लो। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हमें क्या मानना होता है? एक्स एक्सेस या वाई से जो भी है। आप इसी डायरेक्शन की बात कर लो, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव मान लेता हूं मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम एफबीडी पे। आप बोलोगे नीचे वाला फोर्स जाता है, नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो आप लिखोगे m1g, ऊपर वाला टेंशन है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान रखा है। आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू m1 into a। इसमें किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट इन दिस? किसी भी पॉइंट पे दिक्कत है वहीं टोक देना, बाद में मत बोला सर वहां से समझ में नहीं आया। m2 की बात कर लो, m2 में एफबीडी बनाओ,
नीचे की तरफ m2g, टेंशन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ, मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव मानना होगा। तो आप बोलोगे सर इसका ना टेंशन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे टेंशन और m2g नीचे की तरफ है तो माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी इन दोनों इक्वेशन में? आराम से देख लो, आराम से समझ लो, बट हर स्टेप में रुक रहा हूँ ताकि आप हर स्टेप में कहीं पे भी कोई दिक्कत है पूछ लो, प्लस माइनस जो भी दिमाग में चले वो सारे पूछ लो। मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे, जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करोगे तो देखिए टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस टी है यहाँ माइनस टी है। तो सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू बता दे रहा हूँ, जो वैल्यू आएगी आएगी m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये आया आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू, काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, m1 इसमें बड़ा है, m1 इसमें कैसा है, बड़ा है, तो m1 माइनस m2 इंटू जी। और यही एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दोगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2 m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। किसी भी स्टेप में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, वरना ये दो काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने बोला सर यहाँ देखो, ये पुली जो है ये पुली एक दूसरी रोप से बनी हुई है, ये पुली पे पुली को खींच के रखेगा, मैंने मान लिया इसका नाम इस रोप में टेंशन मान ली T1। तो आप बताइए सर टेंशन T1 की वैल्यू कितनी होगी? आप क्या बोलोगे सर पुली का एफबीडी बना लो। क्या बना लो? पुली का एफबीडी। सर पुली पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा है, टेंशन जो की है रोप जिससे बनी हुई वो लगा है। आप बोलो ये वाली रोप यहाँ पे टच पोर्शन है ना, तो आप क्या बोलोगे सर ये वाली रोप में टेंशन इधर की तरफ लग रहा होगा, ये पुली पे जो लगा रहे होंगे ना, ऐसे आप बोलोगे इस वाले पॉइंट को नीचे की तरफ खींच रहे होंगे। पुली है, दोनों रोप है, आप बोलोगे सर दोनों रोप पुली को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही होंगी। ये वाली रोप इधर से नीचे खींचने की कोशिश कर रही होगी टेंशन टी से, ये वाली रोप इधर नीचे करने खींचने की कोशिश कर रही होगी टेंशन टी से। तो इस पुली पे नीचे की तरफ देखिए कितने फोर्स लग रहे होंगे, टी, यहाँ पे भी टी। पुली का एक्सेलरेशन कितना है बेटा, कोई बताएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली कितना है? एनीवन? सर 0। वेरी गुड, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, एंड इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स कितना होना चाहिए, बराबर। तो आप बोलोगे T1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2T के बराबर। कोई दिक्कत? पूरे स्टेप में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। एनीवन? कहीं पे भी दिक्कत है पूछ लो भाई साहब, घर पे दिक्कत लेके नहीं जानी है आपको, सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो, जब तक कि क्रिस्टल क्लियर नहीं हो छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गए तो मतलब समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन, कोई सा भी दे दो आप, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे। कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये एक ब्लॉक है, यहाँ से रोप बना हुआ है, ये पुली है, रोप यहाँ पे आ गया, ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया, ये है M1, ये है M2। M2 की वैल्यू M1 से बड़ी है। मुझे बताओ ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करेगी भी कि नहीं करेगी? एनीवन?
सर मूव नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी। कौन रोकेगा इसको मूव करने से? आराम से गौर से देखो, फोर्स लगा के देखो। आप बोलोगे सर इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा M1G, इस पे लगेगा टेंशन T, मासलेस है सब कुछ। आप बोलोगे सर ये टेंशन T इधर भी लग रहा होगा, रोकने वाला कौन है? ये M2 ब्लॉक को इधर खींच लेगा, ये बॉडी नीचे चली जाएगी, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ ए, और इधर की तरफ होगी एक्सेलेरेशन ए। कौन रोकेगा इसको? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत आ रही है इस स्टेप में? मैं कहीं गलत हूँ क्या? कोई बोलेगा? किसी ने मुझे बोला था कि ये रुकेगा नहीं, वो मूव नहीं करेगा। अब जरा आंसर बताओ कि सर क्यों नहीं मूव करेगा? मैंने तो मूव करा दिया। कौन रोकेगा इसको रोक मूव करने से? बोलो बोलो बोलो, गलत बोलो सही बोलो। फ्रिक्शन में भी। क्या हुआ? फ्रिक्शन कोई कुछ बोलना चाह रहा है? फ्रिक्शन ऐसा हुआ। Anyone want to say something? क्योंकि बोले फ्रिक्शन में भी, फ्रिक्शन है कहाँ? Did I ask or did I say anything about friction? Don't you remember that I have told you that until unless I will mention friction, there will be no friction. So where is friction here? ठीक है, तो भाई साहब जब तक मैंने फ्रिक्शन की बात की नहीं तब तक आप फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये बॉडी में मास 0.000000001 मास kg भी हुआ ना तो भी ये ब्लॉक नीचे खींचेगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसको हल्का सा पुल चाहिए एंड दिस ब्लॉक विल मूव, दैट्स इट, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होता तो शायद ये बॉडी रुक जाती। ठीक है, अगर फ्रिक्शन होता तो शायद ये बॉडी रुक जाती, बट फ्रिक्शन है ही नहीं तो इस बॉडी को रोकने वाला कोई है ही नहीं। एक्सेलरेशन की वजह निकाल दो। आपने बोला पहला वाला ब्लॉक ले लो M1, नीचे की तरफ फोर्स रहेगा M1G, ऊपर की तरफ रहेगा टेंशन T, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। आप बोलोगे नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव तो M1G पॉजिटिव माइनस T इज इक्वल टू M1 into A, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हाँ भैया, दूसरा ब्लॉक का एक्टिविटी बना लो M2। M2 ब्लॉक में ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नीचे की तरफ M2G लग रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना ये ब्लॉक पूरा? इधर की तरफ लग रहा होगा टेंशन T और एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल इसको डायरेक्शन को x मान लिया और ऊपर वाले को मैंने y मान लिया। y डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब y डायरेक्शन में कोई फोर्स, नेट फोर्स नहीं है, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। कैसे हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। ठीक है, हमें तो x से मतलब है। आप क्या लिख दोगे? सिग्मा fx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है, दैट इज टेंशन, and that is equal to mass की वैल्यू कितनी है m2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है a, इक्वेशन नंबर 2। इस टेंशन की वैल्यू उठा के या फिर दोनों को ऐड कर दो, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 कर दो तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी m1g अपॉन m1 + m2। सॉल्व कर लेना, यही आ रही है। आप बोलोगे टेंशन की वैल्यू निकाल दो, सर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, टेंशन आ जाएगा। टेंशन आ रहा है m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 + m2। मुझे कोई बताएगा पुली पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स? पुली पे देखो, ये रो इधर की तरफ खींचेगी टेंशन टी से, ये रो इधर की तरफ खींचेगी टेंशन टी से। पुली पे नेट फोर्स बताया कोई? पुली पे नेट फोर्स ऑन द पुली। एनीवन? T√2।
नेट फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन पुली, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, स्ट्रिंग के द्वारा नेट फोर्स कितना रहेगा? T√2 है। क्या? T√2, वेरी गुड। इस पुली पे स्ट्रिंग की वजह से दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ T, इधर की तरफ T, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो आप बोलोगे सर जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा T√2 ड्यू टू स्ट्रिंग। वैसे तो पुली पे नेट फोर्स 0 जाएगा, क्योंकि पुली का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो पुली का नेट फोर्स 0 है। मैंने कहा सर नेट फोर्स स्प्रिंग लगा रही है, ऐसे यहाँ पे जिससे बना होगा वो सेम फोर्स लगा रहा हो, इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स 0 आ रहा होगा, बट स्प्रिंग की वजह से कितना आ रहा है? T√2। आप लोग गलती से 2T लिख देते हो, वेक्टर वेक्टर सब भूल जाते हो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। देख लीजिए हर एक स्टेप को आराम से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। एनीवन, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है तो आराम से इत्मीनान से देख लीजिए, पूछ लीजिए, शर्माइए नहीं, झिझकिए नहीं, बस पूछ लीजिए तुरंत की तुरंत। अभी पूछ लोगे दिक्कत नहीं होगी, बाद में अगर डाउट रहेगा तो फिर ये मान लो आगे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलिए मूव अहेड। एवरीवन ओके विद दिस? यस और नो? कुछ तो बोला करो यार, ऐसे बैठे रहते हो, यस थोड़ा सा सर। एनर्जी दिखाया करो यार, ऐसे ओके सर। मतलब लगे कि हाँ आप लोग पढ़ने के लिए बैठे हो यार। ऐसा लग रहा होता है कि अपने बस ऐसे करके लेटे हो गए कहीं बिस्तर पे, सामने बस मोबाइल लगा दिया, बस सो रहे हो। चलिए सर स्प्रिंग के जैसे T√2 हो रहा है, बट अगर पुली का पूछा जाएगा तो हम लोग 0 ही लिखेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल, नेट फोर्स तो पुली पे 0 ही है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रिक्शन की। अब आएगा फ्रिक्शन। आप बोलते हो फ्रिक्शन, चलिए कोई बता पाएगा फ्रिक्शन के बारे में? एनीवन वांट्स टू टॉक अबाउट फ्रिक्शन? क्या होता है फ्रिक्शन? एनीवन बोलिए बोलिए बोलिए, फ्रिक्शन क्या होता है? एनीवन हु कैन टॉक अबाउट फ्रिक्शन? आई एम जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस एनीवन? अरे भैया फ्रिक्शन पहली बार सुन रहे हो क्या? Sir, contact force opposing the motion. Contact force opposing the motion. Anybody else? और कोई कुछ और बोलना चाह रहा है? अच्छा लग रहा है पहली बार फ्रिक्शन का नाम सुना हुआ है। सीरियसली पूरे बैच में आप लोग और कोई बात नहीं कर पा रहे हो फ्रिक्शन के बारे में? अच्छा कितने लोग, ईमानदारी से बताना, ठीक है, सबको नीट कसम है, चैट बॉक्स में लिख के बताना कितने लोग अभी तक के सारे नोट्स कंप्लीट है। अभी तक हमने जो सारे नोट्स अपने कॉपी पर बताना। मुकुल बोल रहा है नहीं है, पार्थ बोल रहा है मेरे भी नहीं है, फिर बोल रहा है सर क्या पूछा आपने, नेटवर्क इशू। आई एम सेइंग ईमानदारी से नीट की कसम से बोलना कि सर, हाँ वेरी गुड। अगर आप लोग नोट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो, मैं आपसे क्या उम्मीद करूं कि आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो? हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दिस?
पार्थ अग्रवाल. Who is Parth? Is this Kajol? Who is Parth? यस सर. पार्थ, क्षितिज एंड पलक, 3 लोगों ने बोला मेरे कंप्लीट है, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे, मतलब ना इनकम्प्लीट है मतलब. तो भाई सर मैं रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस सर आपने रेजिस्टेंस पूछा था ना, वो सॉरी फ्रिक्शन. हाँ फ्रिक्शन पूछा मैंने. सर वो रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अनदर वेरी गुड. मूविंग. और कोई सिंपल लैंग्वेज जो मुझे समझ में आ जाए, और कोई सबसे सिंपल सी बात कर सकते हो तुम. Force acting between any two surfaces. फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू सरफेसेस, बहुत सारे फोर्स एक्ट करते हैं किसी भी दो सरफेस के बीच में, तो एक ही फोर्स थोड़ा एक्ट करता है. मैंने पढ़ाया हुआ ऐसा कोई डेफिनेशन. सर कांटेक्ट फोर्स के अलोंग. कांटेक्ट फोर्स के अलोंग. नहीं सर, आपने बताया था कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है कांटेक्ट फोर्स, उसके अपोजिट लगता है फ्रिक्शन. नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया पहले तो आपको. सर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स. वेरी गुड, वेरी गुड. मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सर कांटेक्ट फोर्स, कोई भी दो सरफेस जब आपके कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगता है. उसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक कंपोनेंट होता है जो कि उस सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिसको आप नॉर्मल बोलते हैं, एंड दूसरा कंपोनेंट होता है जो कि कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल होता है, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं. कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, कांटेक्ट सरफेस के ऑपोजिट, ऐसा कुछ भी नहीं होता. It's basically the component of the contact force between the two bodies or two surfaces. कौन सा वाला component जो कि सरफेस के अलोंग लगता है, कांटेक्ट सरफेस के अलोंग लगता है, that is called friction. Friction opposes motion, ये बहुत बड़ी myth है. ठीक है, friction does not oppose motion always. Many of time friction supports motion. Without friction you cannot move. For example, you cannot walk. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप वॉक ही नहीं कर पाते. हाउ कैन यू से दैट द फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन? अगर मैं आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा कर दूं, यू कैन नॉट वॉक. इट इज फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ दैट यू कैन वॉक. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कार या कोई भी व्हीकल नहीं चल पाता, है ना. फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई कार नहीं चला सकते आप. इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन योर कार्स आर मूविंग. ठीक है, तो फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा मिथ है. Many of time or maximum of time you will feel that friction is basically supporting the motion. Some of the time friction is the only cause of motion. Friction की वजह से ही motion हो रहा है. So in short, friction आप बोलोगे तो it is the component of the contact force which acts along the surface. Contact surface के along लगता है ये. ठीक है, in short सबसे simple हम बात करेंगे. अब friction को हम basically हम बात करते हैं sliding friction की. हम जो बातें करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बातें करेंगे. व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? जब एक बॉडी को घसीट रहे हो, खींच के ले जा रहे हो, ऐसे घिसकते हुए कोई बॉडी को खींच के लेके जा रहे हो. एक ब्लॉक है, ब्लॉक को आप खिसकाते हुए लेके जा रहे हो, तब उनके बीच में जो फ्रिक्शन आएगा उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के 3 पार्ट होते हैं. वन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, and third is called kinetic friction. तीन बेसिक पार्ट हैं. नाम में बहुत कुछ रखा है, इसलिए नाम से ही आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं. ठीक है, कोई मुझसे पूछ रहा है सर कोई एग्जांपल दे दो ऐसा जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन हो रहा. आप वॉक कर रहे हो बेटा, मुझे बस ये बता दो कि आप जब वॉक करते हो तो आपको मूव कौन करा रहा है? एनीवन? आप खड़े हो यहाँ पे और आप वॉक कर रहे हो, आपको पता है फ्रिक्शन की वजह से ही वॉक कर रहे हो. आपको मूव कराने के लिए यू आर एट रेस्ट, यू विल बी ऑलवेज एट रेस्ट until unless there will be net force on you, and that net force, बेटा आप किस पे फोर्स लगाओगे? अपने ऊपर लगा रहे हो क्या?
आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आप अपने ऊपर फोर्स लगा रहे हो क्या? आप तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ही फोर्स लगाते रहो, क्या मूव कर जाओगे? एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप खूब फोर्स लगाते रहो, क्या आप मूव कर जाओगे? नहीं। तो आपके फोर्स से मूव करना होता तो आप कब मूव कर गए होते? इट इज फ्रिक्शन जिसकी वजह से मूव करते हो। आप ग्राउंड को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, आपने ग्राउंड को धक्का दिया तो ग्राउंड आपको आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब आपके ऊपर तो नेट फोर्स कौन लगा रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन। आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से आप मूव कर रहे हो दैट इज फ्रिक्शन ओनली। आपने तो ग्राउंड के ऊपर लगा दिया तो ग्राउंड को मूव करना चाहिए, राइट? तो ऐसे कई केसेस होते हैं। सपोज दैट ये ब्लॉक है, आप इस ब्लॉक को खींच रहे हो, ये वाला ब्लॉक को कोई खींच रहा है क्या? आप अगर बोलते हो इस ब्लॉक को खींचोगे तो ये वाला ब्लॉक मूव करेगा कि इसके साथ ये भी मूव करेगा? एनीवन? केवल नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा कि ऊपर वाला भी मूव करेगा? जल्दी जल्दी बोला करें यार, इतनी सी बात तो जवाब नहीं दे पा रहे हो। केवल नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा कि ऊपर वाला भी मूव करेगा? बैठे हो चुपचाप। ऊपर वाले पे कौन फोर्स लगा रहा है? ऊपर वाले पे कौन खींच के लेके जा रहा है? सर ओनली फ्रिक्शन। इसकी वजह से इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ, इसकी वजह से ये ब्लॉक आगे जाएगा। इट इज ओनली फ्रिक्शन दैट इज बेसिकली मेकिंग दिस ब्लॉक मूविंग। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम टाइम सपोर्ट मोशन। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हाँ आप ये कह सकते हो फ्रिक्शन ऑपोजिट रिलेटिव मोशन। दो सरफेस का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है? दैट इज डिफरेंट थिंग। होता क्या है कि सर जब भी कोई दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, ये दो कांटेक्ट सरफेस, जब भी ये दो कांटेक्ट सरफेस आपके कांटेक्ट में आते हैं तो आप बोलते हो कि सर दो फोर्सेस होते हैं, एक को कहते हैं कोहेसिव फोर्स और एक को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव होता है बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और ये होता है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये ब्लॉक के मॉलिक्यूल सब एक दूसरे के बराबर सेम होंगे, है ना? जब सेम होंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। वहीं पे ब्लॉक और ग्राउंड दो अलग अलग काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। यही एडहेसिव फोर्सेस एक दूसरे को साथ में रखने की कोशिश करता है। ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स और ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक के सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव जानते हो ना, एडहेसिव व्हाट्स नाउ एडहेसिव टेप आता है, एडहेसिव फेविकॉल इज एन एडहेसिव। बेसिकली क्या होता है, वो दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए उनको एडहेसिव बोलते हैं। एडहेसिव टेप, एडहेसिव फेविकॉल। तो आप बोलते हो कि सर ये जो एडहेसिव फोर्स होता है जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्रिक्शन। दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल जब आपस में पास में आते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ रुकना चाहते हैं, है ना? अगर आप उनमें से एक सरफेस को आगे की तरफ खींचोगे तो नीचे वाला क्या बोलेगा, भाई साहब आगे मत जाओ, वो पकड़ के उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। सिमिलरली ऊपर वाले पे से खड़े होकर देखोगे तो क्या करेगा, ग्राउंड के पार्टिकल जब ऊपर वाला आगे चला गया तो ग्राउंड के पार्टिकल कैसे रह गए, पीछे रह गए। तो ये क्या देखेगा, ग्राउंड के पार्टिकल पीछे रह गए तो ऊपर वाले जो है वो ग्राउंड के पार्टिकल को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे बाय अप्लाइंग द फ्रिक्शन, ठीक है? तो जरा देखो, अगर आप इस ब्लॉक की बात करो, इसको जब आपने आगे खींचा, ये ब्लॉक जब आगे जाएगा तो ग्राउंड जो है, ग्राउंड इस पे इन पार्टिकल्स पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन। प्यार है एक दूसरे में, दो सरफेसेस का आपस का प्यार है। जब ग्राउंड को लगेगा कि यार ये पार्टिकल बहुत आगे चले जा रहे हैं तो ग्राउंड इन पे फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ। सिमिलरली इस पे खड़े हुए पार्टिकल्स को क्या लगेगा, ग्राउंड के पार्टिकल्स पीछे रह गए तो ये वाला जो है वो उस पे फोर्स लगाएगा, ग्राउंड पे फ्रिक्शन आगे की तरफ। देखो ऑपोजिट एक्शन टू द रिएक्शन करेंगे ये, है ना? तो जब ये बॉडी आगे जा रही थी तो आप देखिए इस बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा था और ग्राउंड पे फ्रिक्शन किधर लगा, आगे की तरफ लग रहा है।
ठीक है, ये इसका बेसिक थ्योरी है। क्या है? बेसिक थ्योरी है। Just wait, let me get some water. हाँ भाई, चलिए। मैंने कहा सर, ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी है कोहेसिव और एडिटिव फोर्सेस की, जिसकी वजह से फ्रिक्शन एक दूसरे पे एक्ट करता है। फ्रिक्शन पता करने का तरीका यही है, दोनों को मूव करा दो फ्रिक्शन लेस सरफेस मान के, है ना, और देख लो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है। तो ये वाला पार्टिकल इसको रोकने की कोशिश करेगा और ये वाला पार्टिकल इसको रोकने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगी तुमको। बेसिकली ये दोनों बहुत प्यार के पंछी हैं, एक दूसरे के प्यार में पागल है भाई साहब। ये दोनों जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, बात खत्म। ग्राउंड वाले से ये दूर जाएगा, है ना। मान लो ये लैला, ये मजनू है भाई, तो जब मजनू बोलेगा लैला अगर दूर जाएगी तो लैला को अपनी तरफ खींचोगे भाई साहब, और लैला को क्या लगेगा, मजनू पीछे रह गया तो ये मजनू पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। बस इसी को फ्रिक्शन बोलते हैं भाई साहब, है ना। दोनों लोगों में आपस में बहुत प्यार है, क्योंकि प्यार को फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्यार की डायरेक्शन से समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन कहाँ रहेगा। तो ये तो बेसिक थ्योरी हो गई आपकी फ्रिक्शन की, है ना। अब जरा देखो ये फ्रिक्शन, डिफरेंट टाइप का फ्रिक्शन दे रखे हैं, उसका मतलब क्या है। सर नॉइस आ रहा है वॉइस में। क्या हो गया बेटा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर ये न्यू स्टूडेंट है, उज्जैर करके है कोई, उसने ना अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। उज्जैर सिद्दीकी। उज्जैन सिद्दीकी। बेटा आपको आप आवाज आ एक बार रही है? रिमूव करके या तो स्टॉप करो इसको, या फिर रिमूव करके दोबारा आओ क्लास में। उज्जैन को मैं आवाज आ आपको रही है हमारी? मैं भी लग रहा है ये क्लास में भी नहीं है शायद सर, लॉक लगा रखा है फोन इसमें। तो रिमूव कर दो, थोड़ी देर में ये वापस आ जाएगा, नहीं हो तो। ठीक है सर। चलिए हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। क्या हो गया मेरी वॉइस को? सर नॉइस है। नॉइस है? कैसी नॉइस आ रही है? क्लियर है सर सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बाकी लोगों को कोई दिक्कत आ रही है? यस सर, आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अब नहीं आ रही वैसे। आई थिंक रिजॉइन कर लो बेटा, बाकी लोग बोल रहे हैं क्लियर आ रही है, तो एक बार रिजॉइन मार लो। ठीक है, बाकी लोगों को दिक्कत आए तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। हाँ, तो बातें कहाँ हो रही थी, सारा फ्लो बिगड़ गया है। हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का वर्ड होता है, स्टैटिक का मतलब होता है समथिंग एट रेस्ट। जब भी दो कॉन्टैक्ट सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जरूरी नहीं है कि दोनों रेस्ट में हो, दोनों एक साथ चले जा सकते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर, तब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको आप बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अपनी लैंग्वेज में जो लिखना है लिख लिया करो हमेशा। जब भी दो कॉन्टैक्ट सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा हो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
आप बोलते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब बॉडी एक दूसरे, जब सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलने लगे, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग चालू हो जाए, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ये सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब दे आर अबाउट टू मूव, मतलब आप बस चल ही देंगे जैसे, मतलब है ना, मतलब मैक्सिमम पहुंच गए आप स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, तो आप बोलते हो सर उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलने घिसटने लगे, इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, रिलेटिव मोशन चालू हो जाए, तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, काइनेटिक इज समथिंग मूविंग, स्टैटिक मतलब समथिंग एट रेस्ट, लिमिटिंग का मतलब है लिमिट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा भैया जरा देखो होगा क्या, मैं का मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है 10 kg, इस पे आप एक फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन का अगर आपने फोर्स लगाया, आप बोलते हो कि सर ये बॉडी अभी मूव करने को तैयार नहीं है। अगर आप बोलते हो 2 न्यूटन से ये मूव करने को तैयार नहीं है, तो इसका नेट फोर्स कितना आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बताएगा। अगर मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया एंड दिस बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल, सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एनीवन? सर जीरो। जीरो। तो जीरो का मतलब क्या है कि सर इसको बैलेंस करने के लिए पीछे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, 2 न्यूटन, यस और नो? यस सर। तो उसको आप बोलते हो स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने कहा सर अब मैंने अपने अप्लाइंग फोर्स को थोड़ा बढ़ा दिया, 2 न्यूटन से 3 न्यूटन कर दिया, आप क्या बोलोगे, सर अभी भी बॉडी मूव करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स कितना, जीरो। जीरो। इसका मतलब अब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, 3 न्यूटन, यस और नो? यस सर। यस सर। मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू और बढ़ा दी 4 न्यूटन, अभी भी बॉडी मूव करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 4 न्यूटन। क्या बता रहा है ये? इसके मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या है यार, आप फ्रिक्शन बढ़ाते जा रहे हो और स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टेबल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शन, ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट ऑल द फ्रिक्शन, राइट? आप बोलते हो केवल स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को क्या बोलते हो, एडजस्ट कर सकता है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टेबल बोलते हैं। क्लियर है ये बात? मैंने कहा सर अगर ऐसे अगर सेल्फ एडजस्ट करेगा तो क्या करोगे? हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है? चलिए, मैंने कहा अगर ऐसे अगर सेल्फ एडजस्टेबल होगा तो भाई साहब आप कभी बॉडी को मूव करा ही नहीं पाओगे, जितना फोर्स आप बढ़ाओगे उतना स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा लेगा। मैंने कहा नहीं, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक औकात है, ये बढ़ा सकता है अपने आप को, और बढ़ाएगा, लेकिन एक औकात है, उसके बाद भी अपने आप को नहीं बढ़ा पाएगा। दैट औकात इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक लेवल के बाद, एक लेवल के बाद ये बॉडी अपने आप को, अपना जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इंक्रीज नहीं कर सकता। दैट मीन्स आप बोलते हो सर मान लो वो लिमिट है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स आप लगा रहे हो, 5 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन है, नेट फोर्स अभी भी 0 है, लेकिन अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रही है ना? इन ब्लर हो गई क्या? यस सर। ओके जस्ट वेट। बेटर होगी कि मैं रिजॉइन करूँ? चलो एक बार रिजॉइन कर लेता हूँ, बहुत अच्छी नहीं आ रही है।
होप इट इज बेटर नाउ। या ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला था सर कि सर एक मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन आप लगा रहे हो, 5 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे हैं और बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है। बट अगर मैं 5.001 न्यूटन भी अगर कर दूंगा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 5 न्यूटन। मतलब अब आप बोलोगे बॉडी विल स्टार्ट मूविंग बिकॉज नेट फोर्स इज नाउ नॉट 0, ठीक है। सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप बोलते हो कि सर किसी भी बॉडी के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ध्यान रखना दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL बोलते हैं उसको, दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, वो आएगी म्यू एस इनटू एन। व्हाट इज दिस म्यू एस? दिस इज म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Coefficient of static friction. This mu s does not depend on normal or limiting friction or applied force. This mu s only depends on the surfaces. ये दो surfaces के लिए defined होता है। ये दोनों surfaces कैसे हैं, मटेरियल कैसा है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। mu s कहने का मतलब क्या है कि सर आप बोलते हो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई पूछेगा तो कितना है, तो कभी भी आपको फ्रिक्शन की वैल्यू पूछा जाए तो पहले आप ये देखिए कि सर अप्लाइड फोर्स कितना है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है। अगर मुझे 2 न्यूटन रिक्वायर्ड होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, बॉडी रेस्ट पर है तो 2 न्यूटन ही लगेगा बस। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 5 न्यूटन है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 5 न्यूटन लगेगा, रिक्वायर्ड कितना है उतना ही लगता है। अगर आपने अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, केवल 2 न्यूटन। आपने अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 3 न्यूटन। अगर आपने अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, 4 न्यूटन। जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर रिक्वायरमेंट नहीं पहुंच जाएगी, हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर पहुंच जाएगी तब आप बोलोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगेगा, तब बोलोगे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस इनटू एन। अब अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो बॉडी मूव करने लगेगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो वैल्यू है जिसपे बॉडी इज नॉट मूविंग बट अबाउट टू मूव। मतलब अब अगर 19-20 भी फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी विल मूव। और अगर आपका फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स अब फ्रिक्शन से लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो बॉडी विल मूव। और अब इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगने लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दैट इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब दोनों सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट तो उस फ्रिक्शन को बोलोगे आप काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलोगे उसको, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलोगे उसको। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे म्यू के जैसे यहाँ पे म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, यहाँ पे आप बोलोगे म्यू के क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड जनरली जो म्यू एस होता है वो म्यू के से थोड़ा सा बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। अगर म्यू एस और म्यू के अलग अलग दे दिया जाए तो आप बोलोगे सर म्यू एस की वैल्यू जनरली म्यू ब्लर हो गई क्या? वेट लेट मी रीजन वन। हाँ वेट लेट मी रीजन वन। हाँ ठीक है, तो जनरली आप बोलोगे म्यू एस की वैल्यू म्यू के से थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आपको म्यू एस और म्यू के अलग अलग दे रखे होंगे तो आप देखना स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जो होता है वो हमेशा म्यू के से थोड़ा सा ज्यादा होता है। हाँ अगर दोनों कुछ नहीं बोला, केवल म्यू दे रखा है, म्यू दे रखा है मतलब आपको म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम लेनी है, दैट इज म्यू। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत थोड़ा सा बारीक से डिफरेंस होता है। इसका मतलब कि सर बॉडी को स्टार्ट करने के लिए मोशन जो मैक्सिमम फोर्स चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर चाहिए, और जब बॉडी एक बार मूव करना स्टार्ट कर दे, स्लाइडिंग करना चालू कर दे, तब आप बोलोगे फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी ना।
जब बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर चुकी होगी तब आप बोलोगे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा म्यू के इनटू एन, और जब स्लाइड करने वाली होगी तब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा म्यू एस इनटू एन, क्योंकि म्यू एस की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है तो आप बोलोगे ये फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो आप बोलते हो कि बॉडी को एक बार स्टार्ट करने के लिए, जो स्लाइडिंग स्टार्ट करने के लिए फोर्स थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। एक बार बॉडी जब स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए तो आप क्या बोलोगे कि सर उसके बाद वो थोड़ा इजी हो जाता है मूव करना, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन में कहीं कोई भी दिक्कत? रिमेंबर दिस, हमेशा ध्यान रखना कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन, जब भी आपसे फ्रिक्शन पूछा जाए पहले तो ये देखो कि बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर चुकी है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है कि कम है। तो सबसे पहले तो हम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन चेक करते हैं। अगर मेरा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो सर उतना ही फ्रिक्शन लगेगा जितना रिक्वायर्ड है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा रिक्वायर्ड आ रही है इसका मतलब कितना लगेगा? लिमिटिंग लगेगा या फिर काइनेटिक लगेगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। अदरवाइज कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, हाँ भैया जरा बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी? एनीवन? किसी का आंसर आ रहा है? अरे भाई एक भी आंसर नहीं आ रहा है। सर 40 न्यूटन। वेरी गुड सर 50 सर। न्यूटन इज द रॉन्ग आंसर। 40 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। आप पहले ये देखिए कि सर यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू आपको पता है कि किसके बराबर आएगी? एम जी के बराबर। तो आप बोलोगे सर 0.5 और m इंटू जी मतलब 10 इंटू जी, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 50 न्यूटन। मतलब 50 न्यूटन या उससे ज्यादा फोर्स लगेगा तभी ये बॉडी मूव करेगी। तो फोर्स लग कितना रहा है? 40 न्यूटन। इसको रोकने के लिए पीछे कितना फोर्स चाहिए? 40 न्यूटन, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इसका मतलब कौन सा फोर्स लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और उतना ही लगेगा जितना रिक्वायर्ड है, दैट इज 40 न्यूटन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन कोई डाउट है क्या? जिसने आंसर 50 न्यूटन दिया था उसको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। चलिए, एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ये है फ्रिक्शन फोर्स और ये है अप्लाइड। जरा देखो, जब तक आपका अप्लाइड फोर्स 0 है तब तक फ्रिक्शन फोर्स भी 0 लगेगा, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता जब तक कि बॉडी मूव करने की टेंडेंसी ना आए। आप जब बॉडी को खींचना चालू करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, जितना आप उसको आगे की तरफ खींचोगे उतना ही उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसे ही होता है, अप्लाइड फोर्स 40 हुआ तो स्टैटिक फोर्स भी कितना हुआ, फ्रिक्शन भी 40 हो गया। लेकिन ये वैल्यू कब तक, जब तक कि आप बोलते हो लिमिटिंग वैल्यू ना पहुंच जाए। एक बार लिमिटिंग वैल्यू पहुंच जाती है उसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाती है, और आप बोलते हो फिर आप अपना अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो जाती है। फिर से देखो, अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसलिए ग्राफ ऐसा हो रहा है। कब तक, जब तक कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं अचीव हो जाए, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने वहां तक फोर्स लगाया तो बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने अप्लाइड फोर्स थोड़ा और बढ़ा दिया, थोड़ा और बढ़ाते ही वैसे कौन सा फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। देखो उसके बाद कांस्टेंट होती है, आप अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ाते जाओ फ्रिक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो म्यू के इनटू एन ही लगेगा। ठीक है, इस रीजन में आप बोलते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, ये लिमिटिंग की वैल्यू है, और इस रीजन में ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा। क्या कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी? दैट्स एन इम्पोर्टेंट वर्ड। आगे बढ़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। बेटा नोट जरूर कंप्लीट कर लें, डे टू डे जितने भी एग्जांपल्स मैं क्लास में करा रहा हूँ घर पे दोबारा से सॉल्व कर लें। अगर नोट कंप्लीट नहीं होंगे, आप उनको पढ़ेंगे नहीं, तो फिर आपके फिजिक्स में धीमे धीमे करके आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, एंड उस केस में मैं भी आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप वही क्वेश्चन पूछोगे जो मैंने आपको ऑलरेडी नोट में करवा दिया है, और फिर आप मुझसे वही क्वेश्चन पूछोगे, मैं बार बार क्या बोलूंगा, चेक योर नोट्स, चेक योर नोट्स, नहीं। और आप फिर उस टाइम पे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो आप क्या बोलोगे कि सर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, हाँ मैंने कहा सर अब दो इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है, एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, समझ लीजिए डेफिनेशन तो क्या ही है। आपने बोला कि सर ये एक बॉडी है, इस पे एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ऐसे होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल। आप बोलते इसको बोलते हो कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग लग रहा होगा, मैं उस केस की बात करूंगा जब ये फ्रिक्शन कैसा हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि सर ये बॉडी पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किसके बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। जब ये वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो उस टाइम पे नेट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, दोनों का रिजल्ट है नॉर्मल और फ्रिक्शन, इसके दो कंपोनेंट हैं। तो उस टाइम पे ये फ्रिक्शन फोर्स जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, लिमिटिंग केस में कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल को आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर लिमिटिंग केस की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कितना लगता है, आप बोलते हो म्यूएस इनटू एन। ठीक है, अगर मैं इस केस की बात करूं लैम्डा, तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही आएगी। तो आप बोलोगे जो tan लैम्डा निकालोगे
एन लैम्डा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एफ एल अपॉन एन। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत तो वहीं रोक देना मुझे। एफ एल की वैल्यू कितनी है, म्यू एस इंटू एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल। आप बोलोगे म्यू एस इक्वल टू क्या होता है, टेन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। म्यू एस इक्वल टू टेन लैम्डा, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। आप बोलोगे म्यू एस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टेन लैम्डा के बराबर आ गई। आप बोलोगे सर वेयर लैम्डा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन बहुत मैं बता रहा हूँ, 2016 में एक क्वेश्चन आया था, 4 या 5 लाइन का एक क्वेश्चन था, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो 2 मिनट लग जाएंगे अगर आप डेटा सॉल्व करोगे। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर थी, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर थी, मैं उस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए 10 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा। 2016 का क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 या 17 का क्वेश्चन। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बिना पेन चलाए मैं आगे चला जाऊंगा, सिर्फ अगर मुझे डेफिनेशन क्लियर होगी तो, ठीक है बेटा। मैंने ऊपर लिख दिया, ये इसको सॉल्व कर लोगे तो खुद भी लिख पाओगे। मैंने ऊपर लिख दिया इसीलिए, नीचे मैंने इसलिए हटा दिया, वहां से जो दिख रहा है बस वही है। tan लैम्डा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉल्व करोगे तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरी डेफिनेशन होती है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? मैंने कहा देखिए कि ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कुछ भी रखा हुआ है, इस सरफेस के ऊपर मैंने कुछ भी रखा हुआ है। अगर मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ाता जाऊं, अभी बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, भी नहीं कर रही है, एक ऐसा एंगल आएगा कि जैसे ये बॉडी उस एंगल पे पहुंचेगी, बॉडी इज अबाउट टू स्लिप। इससे थोड़ा सा भी एंगल ऊपर बढ़ाऊंगा तो ये बॉडी क्या करेगी, स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगी। होता है। आपने बोला कि सर एक बॉडी है रखी है, अगर मैं एंगल ऑफ ऐसे बढ़ाते जाऊं इंक्लिनेशन, एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे दिस बॉडी इज अबाउट टू स्लिप, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। आपने बोला एंगल ऑफ रिपोज क्या हुआ? अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो, इस पे रखा हुआ जो ब्लॉक है, अब तो यहाँ फ्रिक्शन आएगा ना, है ना। अगर आप बोलते हो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, अब ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, अब फ्रिक्शन की बात होने लगी। आपने बोला कि दैट मैक्सिमम एंगल, आप चाहो तो अपने वर्ड्स में लिखना, द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अप टू व्हिच दिस ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। अगर आप उस एंगल से थोड़ा और बढ़ा दोगे तो बॉडी विल स्टार्ट स्लिपिंग। तो आप बोलते हो मैक्सिमम एंगल जिस पे ये बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, थीटा आर। इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। द मैक्सिमम एंगल एट व्हिच द बॉडी ऑन दैट इंक्लाइंड प्लेन विल बी एट रेस्ट। इससे थोड़ा सा एंगल आपने और बढ़ाया तो ये बॉडी विल अबाउट टू स्लिप। अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख लिया करो इसमें हमेशा। तो आप बोलोगे सर इस पर देखिए फोर्स कितना लग रहा होगा, इधर की तरफ mg sin थीटा लग रहा होगा, इधर की तरफ mg cos थीटा लग रहा होगा, इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे। और फ्रिक्शन भी कौन सी की बात कर रहा हूँ, वो केस जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लगेगा। बिकॉज अब इससे आगे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा तो mg sin थीटा बढ़ जाएगा, mg sin थीटा बढ़ जाएगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा और बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। तो ये वो एंगल है जब लिमिटिंग फ्रिक्शन और mg sin थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो ये बॉडी रेस्ट पर है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे FL की वैल्यू किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर है। बट एक्चुअली देखें तो फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए हमने पिछली क्लास में भी देखा होगा, एन और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी, n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, म्यू एस इंटू mg cos थीटा। मैंने कहा सर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, तो FL से FL कैंसिल, 1 इज इक्वल टू mg से mg कैंसिल, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा अपॉन म्यू एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे सब r है ना, थीटा कौन सा वाला ले रहा हूँ, थीटा r, एंगल ऑफ रिपोज कर रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा r है,
तो आप बोलोगे म्यूएस की वैल्यू देखो किसके बराबर आ गई, tan थीटा आर के बराबर। म्यूएस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, tan थीटा आर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे किसके बराबर आई थी म्यूएस की वैल्यू, tan लैम्डा जो है। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी डेफिनेशन अलग है, और ये एंगल ऑफ रिपोज है, इसकी डेफिनेशन अलग है। हालांकि दोनों अगर वैल्यू देखें तो म्यूएस इक्वल टू tan लैम्डा या tan थीटा आर ही आती है। इज देयर एनी इशू, एनी डाउट? ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, बट ये डेफिनेशन बहुत क्लियर होते हैं। ये वाली वो थी जो 2016 या 17 की बता रहा हूँ, उसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप खुद पढ़ेंगे, 2016 या 17 क्वेश्चन है। अगर आपको ये डेफिनेशन एंगल ऑफ रिपोज की क्लियर होगी, यू विल गेट दैट आंसर विदाउट इवन यूजिंग अ पेन। 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ोगे, है ना। नहीं तो कभी क्वेश्चन आएगा वो डिस्कशन में करेंगे, देन वी विल टॉक कि इसमें क्या हो सकता है। इस पूरे क्वेश्चन में या पूरी इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत है, आप आराम से इत्मीनान से देख लो और मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं पूछूंगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इरेज कर दो उसको। बोल नहीं रहे आप लोग, मुझे ये बता दो भाई, आप लोगों से कंटिन्यूसली बुलवाने का मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना जरूरी है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर इसकी आपकी सर। उजैर क्लियर है सर। क्लियर आ रही है? हाँ, हो सकता है आपके एंड पे थोड़ा बहुत इश्यू है, नेटवर्क आप अपना चेक कर लो, अदरवाइज रीजॉइन कर लो। बाकी लोगों को क्लियर आ रही है ना? यस सर। सर यस सर। थैंक यू। ठीक है उजैर, हो सकता है कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, तो ओके आपके सर। एंड पे। ओके, नो इशू। चलिए एक क्वेश्चन बता दीजिए बस। ये बॉडी है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, न्यू है। इस बॉडी पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस निकाल दो, कितने लग रहा होंगे? टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लग रहे हैं इस बॉडी पे? क्वेश्चन क्लियर है? अरे भाई क्या सिर्फ नंबर ऑफ फोर्सेस निकालने हैं और ज्यादा कुछ नहीं करना है? मतलब ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस 3। कितने लग रहे हैं? कितने? सर 3। 3। और कोई आंसर 3 के अलावा? एनी अदर आंसर्स? चलिए 3 आंसर जिसने दिया बता दें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। फ्रिक्शन, mg mg नॉर्मल नॉर्मल, रिएक्शन फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और mg। 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 तो भाई mg sin थीटा नहीं अलग मानोगे क्या? और mg सर cos वो थीटा तो तो वो अलग तो मानोगे बाद में हम लोग क्या? कंपोनेंट्स निकालेंगे ना। मतलब ये एक ही फोर्स के दो कंपोनेंट, ऐसा बोल रहे हो ना? जी सर। हाँ। तो भाई साहब फ्रिक्शन और नॉर्मल कौन से दो अलग अलग फोर्सेस के कंपोनेंट है? ये दोनों एक ही फोर्स के कंपोनेंट नहीं है क्या? अच्छा हाँ। What is the number of forces now? सर 2। तो 2। Because these are also the component of one force, that is called contact force. Is that clear? यस सर। यस सर। 3 आंसर होता तो मैं पूछता ही नहीं यार, मुझे मालूम है आप 3 आंसर कर पाओगे, मालूम है आप नहीं कर पाओगे, इसलिए तो पूछ रहा हूँ ताकि आप कर पाओ आगे, है ना। आई एम आस्किंग क्वेश्चन, इसलिए बोलता हूँ गलत आंसर दो, गलती करोगे तब तो सीखोगे। अगर मैंने ये गलत आंसर तुमसे नहीं सुना होता तो क्या तुम्हें ये करेक्ट होता? कभी गलत आ रहा है गलत बोलो, करेक्शन तभी दोगे।
चलिए एक और क्वेश्चन, what kind of friction force acts between your feet and the ground when you are walking? Static, limiting and kinetic. कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है जब आप वॉक कर रहे हो ग्राउंड पे? और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ की तरफ है? दो क्वेश्चन है इसमें, जल्दी से। किसी ने काइनेटिक आंसर दे दिया ऑलरेडी? एनी अदर आंसर? सर काइनेटिक। काइनेटिक। सर स्टैटिक। स्टैटिक। हु इज सेइंग स्टैटिक? सर मैं। अरे मैं का नाम क्या है? क्षितिज। सर क्षितिज। क्षितिज बताना भाई स्टैटिक कैसे हो गया? सर जमीन मूव नहीं करती ना। तुम तो मूव कर रहे हो ना। मतलब अगर मैं किसी चीज को घसीट के ले जाऊं, ग्राउंड को ना मूव कर रहा है, बॉडी तो मूव कर रही है ना। रिलेटिव मोशन की बात हो रही है ना, रिलेटिव मोशन की। जब आप घसीटते हो किसी चीज को तो भाई ये आगे जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में मूव तो कर रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे रह गया तो मूव तो हो गया ना, है ना। बट द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक। सर पैर फिसल जाएगा ना हमारा अगर स्टैटिक नहीं होगा तो। हाँ वेरी गुड। हम मूव कर रहे हैं, हम स्लाइड नहीं कर रहे हैं। जब आप ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देते हो, आपका पैर और ग्राउंड स्लाइड नहीं करते एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। होता है क्या स्लाइड? ऐसे खिसकता है क्या? नहीं ना। जब तक वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहते हैं, फिर आप पैर को उठा लेते हो। पैर को उठा लेते हो तो कॉन्टैक्ट ही खत्म हो गया, फ्रिक्शन खत्म हो गया, फिर फ्रिक्शन की बात ही क्या करेंगे। फिर आप एक पैर को आगे रख लेते हो, अब आपका दूसरा पैर ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहा है, बट जब तक कॉन्टैक्ट में है तब तक वो रेस्ट पर है। कॉन्टैक्ट हटने के बाद मूव करता है। जब कॉन्टैक्ट हट ही गया तो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कहां से करेंगे? तो जब तक वो फोर्स लगा रहा था तब तक वो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा था। कौन सा फोर्स लगा रहा था? फ्रिक्शन। और तब तक वो कौन सा फ्रिक्शन लगा था? स्टैटिक फ्रिक्शन लगा था। याद रखना हमेशा, बिकॉज योर feet is not sliding on the ground, it is at rest at that point of time. Once the contact is removed, उसके बाद हमें फ्रिक्शन की बात ही नहीं करनी। yes or no? यस सर। And direction of friction force on you by the ground, किधर की तरफ? आगे या पीछे? सर आगे। वेरी गुड, इट शुड बी आगे। चलिए आज तक इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की बातें करेंगे। टिल देन थैंक यू। तो जब पानी गिर जाता है, जब हम लोग फिसल जाते हैं, उसमें काइनेटिक होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, स्लाइड पे हो गया ना, तब आप स्लाइडिंग हो गई तो काइनेटिक हो गया। हाँ ठीक है सर। ओके देन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।